स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल रिकॉर्ड। आज मैं आप लोगों को टाइटैनिक जहाज जो 1912 में डूबा था उसका कुछ मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि कैसे करके ये जहाज डूबा और इसका पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब आरएमएस टाइटैनिक शिप, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लग्जरियस शिप था अपने टाइम का, क्योंकि इस दौर में 1912 का मैं बात बता रहा हूँ, इस टाइम में टाइटैनिक से बड़ा जहाज और टाइटैनिक से लग्जरियस जहाज बनाया नहीं गया था। तो ये उस दौर का सबसे खूबसूरत, लग्जरियस, सबसे मजबूत और ना डूबने वाला जहाज था। और ये जहाज आपका जाकर अपना पहला सफर इंग्लैंड का साउथहैम्पटन से लेकर न्यूयॉर्क में करने वाला था। तो इस जहाज में आपका जाकर कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स के साथ साथ कुछ इमिग्रेंट जो इंग्लैंड में अपना जिंदगी में तंग आ गए थे, इंग्लैंड में उनका जिंदगी तंग हो गया था, उनका कोई फ्यूचर नहीं था, तो वो लोग अमेरिका जाकर अपना नया जिंदगी का शुरुआत करना चाह रहे थे। ऐसे इमिग्रेंट भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर लोग के साथ इस जहाज में सफर में क्या हो गए, चढ़ गए। और इस जहाज को लीड कर रहा था आपका जाकर जो कमांडर था, जो जहाज का कैप्टन था, उसका नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ। और सीनियर कैप्टन बासेट का साथ मिलकर इन लोग क्या कर रहे थे, जहाज को चला रहे थे। पूरा दुनिया के लोग और मीडिया बहुत एक्साइटेड था। न्यूयॉर्क टाइम में तो पेपर में छपना शुरू हो गया था कि अनसिंकेबल जहाज, बिना डूबने वाला जहाज अपना पहला सफर करने जा रहा है। लोग एक्साइटेड थे, लोग जहाज में सफर करने के लिए दूर दूर से आ रहे थे इंग्लैंड से अमेरिका जाने के लिए। असल में ज्यादा लोगों का मकसद अमेरिका जाने का नहीं था, बहुत कुछ उनमें से ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि पैसे वाले थे। उन लोगों को बस टाइटैनिक जहाज से सफर करना था, बस सफर करने के लिए अमेरिका जा रहे थे। तो बहुत लोग इसमें सवार हो गए एक्साइटमेंट के लिए, क्योंकि टाइटैनिक जहाज को लॉन्च करने से पहले इसका बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया था, बहुत ज्यादा दुनिया को बताया गया था पढ़ा चढ़ा के कि कितना अच्छा जहाज है। तो लोग एक्साइटेड होकर ये जहाज में चढ़ने के लिए अपना बहुत कुछ पैसा दांव लगा दिए, बहुत कुछ लगा दिए, और ये जहाज में उनको सफर करने से मिले उनका सपना था। ये जहाज का लंबाई आपका जाकर 269 मीटर था, 50 मीटर हाइट है इसका, 50 मीटर ऊंचा था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, इसमें हर एक चीज सुविधा था, लग्जरियस आइटम, हर एक चीज लग्जरी का इसमें अवेलेबल था। उस वक्त इसे बनाने में $7.5 मिलियन लगा था। कितना डॉलर लगा था? $7.5 मिलियन। अगर उस टाइम में, यानी कि 1912 का टाइम का बात बता रहा हूँ, अगर आज का दौर में इन्फ्लेशन जोड़ लो, आज कम से कम 2023 चल रहा है, 111 साल समझ लिए हो गया, 111 साल का अगर इन्फ्लेशन जोड़ लिया जाए $400 मिलियन होता है। आज अगर टाइटैनिक को बनाया जाता तो $400 मिलियन लगता। बहुत सारा कंट्री का जीडीपी भी इतना नहीं होता है, उतना आपका जाकर ये जहाज को बनाने में खर्च लगा था। बताया जाता है 3 साल लगा था इसे बनाने में, 3 से 4 साल लगा था, और 2000 वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व था। अब मैं बता दूं, इसमें ये हर एक 5 स्टार होटल का जो भी सुविधा होता है इसमें अवेलेबल था। स्टेन ग्लास विंडो का जो ग्लास था वो स्टेन ग्लास था, अच्छा से लकड़ी का जो पैनल था आपका जाकर विंडो का, वो सब वुड का बना हुआ था, वो भी अच्छा क्वालिटी का वुड का। 2 ग्रैंड स्टेयरकेस था, एक हीटेड स्विमिंग पूल था, एक टर्किश बाथ था, फिर इलेक्ट्रिक बाथ भी था, फिर जिम भी था आपका जाकर, फिर स्क्वैश कोर्ट भी था, 4 रेस्टोरेंट था, 2 बार्बर शॉप था और एक लाइब्रेरी भी था। सोच ली एक जहाज में इतना कुछ, जिसमें आदमी लोगों को कुछ दिन का सफर के लिए इतना कुछ अवेलेबल इस जहाज में था। तो जहाज एक 5 स्टार होटल से भी बढ़ के था। उस दौर में इतना अच्छा सुविधा तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता था। लेकिन टाइटैनिक फेमस सिर्फ उसका लग्जरियस का वजह से नहीं था। टाइटैनिक जब बना तो उसका ऐसा प्रमोशन किया गया, जैसा बताया गया कि ये जहाज कभी भी डूबेगा नहीं। इसका सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए बताया गया कि ये जहाज कभी भी डूबेगा नहीं। तो बताया गया इसमें ऐसा सेफ्टी मेजर इस्तेमाल किया गया कि ये जहाज कभी भी डूबेगा नहीं। ये दावा करने वाला जो था, जो टाइटैनिक जहाज को जो बनाया था, उस कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन, कंपनी का नाम था। तो सफर शुरू होता है 10 अप्रैल 1912 को। ये सफर शुरू होता है। ठीक उसके 2 दिन बाद, यानी कि 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को सबसे पहला आइसबर्ग का वार्निंग मिलता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अटलांटिक ओशन में और बर्फ जमा हुआ रहता है, आइसबर्ग होता है। तो ये सफर के दौरान बहुत सारा वार्निंग मिलने लगा कि अटलांटिक ओशन में बहुत सारा बर्फ है। सफर का 2 दिन का बाद ही टाइटैनिक को सबसे पहला वार्निंग मिलता है कि आइसबर्ग है, और बार बार ये बोला जा रहा था कि आप अपना स्पीड को मेंटेन करते हुए और बी केयरफुल आप अपना जहाज को चलाइए। तो जब ये वार्निंग मिल गया, तो 2 बार ये वार्निंग मिलने का, और इसके अलावा और भी बहुत सारा वार्निंग मिला, तो टाइटैनिक ने 2 बार अपना जो सफर का जो डेस्टिनेशन का जो कोर्स था उसे बदला। लेकिन टाइटैनिक ने एक गलती किया, वो अपना स्पीड कम नहीं किया। अब ये स्पीड कम नहीं किया, इसका पीछे भी रीजन है। इसका पीछे रीजन इसलिए है कि जब वार्निंग मिलते रहा, वार्निंग को लेकर आपका जाकर कैप्टन स्मिथ जाते हैं, स्टार लाइन का कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट, उसके पास जाते हैं, तो वो बोलता है कि इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है, तुम स्पीड को जैसा चल रहा है वैसे चलाओ और स्पीड बढ़ा दो। क्योंकि इन लोग का टारगेट था 10 अप्रैल को ये
शिप लॉन्च हुआ था और इन लोगों का टारगेट था कि 7 दिन यानी 17 अप्रैल का अंदर इन लोग को अटलांटिक ओशन पार कर न्यूयॉर्क का जो आपका जाकर सी कोर्स है वहां पहुंच जाने का। क्यों? क्योंकि इन लोग का कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि इन लोग तो बोल ही दिए थे कि हमारा जहाज कभी डूब नहीं सकता है। और उस दौर में जो भी अटलांटिक ओशन पार करता था उन लोग को एक ब्लू बैज मिलता था, जो माना जाता था कि जिसको ब्लू बैज मिल गया तो समझ लीजिए कि आपका जहाज बहुत अच्छा है, आपका कंपनी बहुत अच्छा है, मतलब आप एक रेपुटेशन मिलता था। तो जहाज तो पहले से इतना मजबूत था ही था, दुनिया का रिकॉर्ड तो ये पहले तोड़ ही दिया था, इतना बड़ा जहाज और इतना खूबसूरत जहाज। अब ये लोग चाहते थे कि स्पीड में भी ये सब जहाज का शिप का रिकॉर्ड तोड़ दे, और इसके लिए उन लोगों को क्या मिलता ब्लू बैज, क्योंकि इससे पहले जो भी जहाज कम टाइम में अटलांटिक ओशन पार करता था उन लोग को ब्लू बैज मिलता था ऑनर के तौर पे। तो टाइटैनिक को तो ऑलरेडी ऑनर मिल चुका था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता है। अगर ये कम टाइम पे रिकॉर्ड तोड़ देता और ठीक टाइम में पहुंच जाता तो क्या होता, उन लोगों को ब्लू बैज मिलता। तो जब उन लोगों को वार्निंग मिलने लगा, कैप्टन ने भी बताया, तो वाइस प्रेसिडेंट ने वो बात को नजरअंदाज कर दिया और ये रिपोर्ट कभी भी बाहर आने नहीं दिया। तो ये कितना स्पीड में चल रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ये शिप चल रहा था, जबकि इतना स्पीड पे नहीं चलना चाहिए क्योंकि हर चीज का सेफ्टी मेजर होता है। और जब आपको पता है कि इतना सारा बर्फ और आइसबर्ग है तो हम लोग को सावधानी से चलना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 14 अप्रैल 1922 को 7 और वार्निंग मिला आइसबर्ग का, और कैप्टन स्मिथ उन्होंने अपना क्रू को भी बोला कि जरा संभल के चलना है। देखिए टाइटैनिक अपना स्पीड तो कम करता नहीं है, वो अपना रफ्तार स्पीड में जाते रहता है। फिर जब सूरज ढल जाता है, रात पड़ जाता है, और इस टाइम पे आपका जाकर 14 अप्रैल का जो बात बोला जा रहा है, बहुत ठंड माहौल था, कुआसा छाया हुआ था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन रात का टाइम में भी जहाज का स्पीड कम नहीं किया गया, उतना स्पीड पे चल रहा था। 14 अप्रैल का रात का एक खास बात ये था कि उस रात को चांद बाहर भी नहीं आया था, यानी कि चांदनी रात नहीं था, यानी कि पूरा सुनसान समुद्र में पूरा चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तो बिना मून लाइट का जो शिप का ऊपर जो एक वॉच टावर था जहाँ पर 2 लोगों को बैठाया गया था कि आइसबर्ग को देखने के लिए, तो उन लोग को देखने में भी बहुत तकलीफ हो रहा था। और रात का टाइम था और चांदनी रात रहता तो रोशनी से आदमी देख सकता था, और चांदनी रात भी नहीं था। तो उन लोग देख तो रहे थे लेकिन उन लोग को उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो 11:49 पे, रात के 11:49 पे क्या होता है, एक आदमी जिसका नाम होता है फ्रेडरिक फ्लेट, जो क्रू नेस में बैठा हुआ रहता है, वो अचानक से बड़ा ऐसा पहाड़ देखता है अपने सामने और फटाक से वो घंटी मार के वार्निंग देना शुरू कर देता है। तो वो क्या बोलता है कि बड़ा सा आइसबर्ग है। वो 3 मरतबा अपना घंटी को बजाता है ताकि जो लोग नीचे वो सुन ले। तो जैसे ही और आप टाइटैनिक मूवी में देखोगे वो अपना फोन भी घुमाता है। जब फोन घुमाता है जो ऑफिसर होते हैं उनको लगाता है, जो नीचे में रहते हैं, जो लोग स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करते हैं, उन लोगों को फोन लगाता है और वो ये बोलता है कि मेरा सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से शिप को टर्न करो। तो वो बोलता है लेफ्ट टर्न करने, लेकिन जो ऑफिसर होता है वो हड़बड़ी में राइट टर्न कर देता है और जाके टकरा जाता है आइसबर्ग से शिप। लेकिन वो लेफ्ट टर्न कर लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है। तो जल्दी से इंजन रूम में फोन घुमाया जाता है और बोला जाता है जल्दी से इंजन को बंद कर लो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और जहाज टकरा चुका था आइसबर्ग से। और मूवी आपने देखा उसमें पूरा तरीका से दिखाया गया है कि कौन सा हिस्सा में टकराया था, कैसे करके वो शिप आपका जाकर पानी भरना शुरू हो गया। तो 1 मिनट बाद 11:40 में क्या होता है, शिप टकरा जाता है आइसबर्ग से। और इस बार कितना बज रहा था, 11:40 बज रहा था। टाइम याद रखना है। और ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। बोला जाता है कि एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था उतना बड़ा ये आइसबर्ग था। इसका लंबाई चौड़ाई बताया जाता है 200 बाई 400 फीट लंबा ये आइसबर्ग था, यानी कि एक बड़ा सा फुटबॉल फील्ड का जितना साइज। और आपको पता ही होगा आइसबर्ग का हम लोग जो हिस्सा देखते हैं ऊपर में वो बहुत थोड़ा होता है, उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा पानी का अंदर होता है। और साइंटिस्ट लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये जो आइसबर्ग था इसका वेट हो सकता है 1.5 मिलियन टन। कितना, 1.5 मिलियन टन का ये आइसबर्ग था। तो ये जो क्रैश होता है ये शिप का राइट साइड जो होता है शिप का वो वहीं से टकराता है और इसका वो जो हिस्सा होता है वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। 10 सेकंड के अंदर जो आइसबर्ग होता है एक बड़ा होल कर देता है शिप का निचला हिस्सा में। इसका वजह से क्या होता है, शिप का जो निचला हिस्सा होता है बॉडी उसमें होल हो जाता है। और 16 चेम्बर में से बोला गया था कि 4 चेम्बर में अगर पानी भर जाता है तो फिर भी शिप डूबेगा नहीं। लेकिन कुछ देर मिनट का अंदर ही, कुछ सेकंड के अंदर समझ लीजिए कि 4 नहीं 6 चेम्बर में पानी भर जाता है। जबकि एस्टिमेट किया गया था कि अगर 4 चेम्बर में पानी भर जाएगा तो शिप को कोई नुकसान नहीं होगा, शिप आराम से चलेगा। और ये जहाज टकराने के बाद कम से कम 1500 लोगों का जान चले जाता है, जबकि लोग इसमें 2000 के करीब लोग इसमें मौजूद थे। और ये जहाज आपका जाकर अटलांटिक ओशन में 3.8 किलोमीटर अंदर तक डूब जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कि आखिर क्या क्या कारण था ये शिप डूबने का। पहले मैं बता दूं कि सबसे पहला कारण तो ये था कि ये शिप स्पीड को कम नहीं किया गया। सबसे पहला कारण शिप का स्पीड को कम नहीं किया गया। शिप का स्पीड, क्योंकि रात का टाइम पे या दिन का टाइम में भी अगर आइसबर्ग का खतरा होता है तो जहाज को स्पीड कम करके चलाना पड़ता है। अगर यही 40 किलोमीटर का जगह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये जहाज चलता तो हो सकता था कि इन लोगों को टाइम मिल जाता मूव करने का और ये जहाज टकराता नहीं आइसबर्ग से। लेकिन इन लोगों को ब्लू बैज का
इतना होल्ड लगा हुआ था कि स्पीड को कम नहीं किया और 1500 लोगों का जान गवा दिया गया। फिर दूसरा कारण बताया जाता है कि ये जहाज में कम से कम 32 जो लाइफ बोट था उसका जगह था 20 लाइफ बोट को ही यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। क्यों? क्योंकि इन लोग इतना आपका जाकर इन लोग का एटीट्यूड और इतना बढ़ गया था कि इन लोग को लगा नहीं था कि शिप डूबेगा। तो इन लोग क्या किए, 32 लाइफ बोट की जगह सिर्फ 20 लिए। फिर जब कैप्टन स्मिथ को लगा कि अब जहाज डूबने वाला है तो उन लोग क्या किए, लाइफ बोट को उतारे। लेकिन लाइफ बोट को जब उतारे तभी भी इन लोगों को लगा नहीं था कि हमारा शिप ना जल्दी डूब जाएगा। 2 घंटा का जिसमें बनाने में 2 साल से ज्यादा लगा, वो शिप 2 घंटा में डूब जाता है। तो उनको लगा नहीं था कि जल्दी शिप डूबेगा। तो वो जो ऑफिसर लोग होता है उन लोग क्या करता है, फर्स्ट क्लास का लोग खासकर बच्चा और औरतें को क्या करता है, पहला लाइफ बोट पे छोड़ देता है। पहला लाइफ बोट पे छोड़ता है 28 लोगों को, जबकि एक लाइफ बोट में कैपेसिटी होता है 65 लोगों का। और कितना लोगों को छोड़ता है, सिर्फ 28। कितना कहाँ छोड़ना था, 65, और छोड़ता है 28। तो पहला 2-3 शिप में एकदम कम लोगों को छोड़ देता क्योंकि उनको लगता नहीं था कि ये शिप डूबेगा। तो ये तो कुछ बेसिक कारण था। फिर बताया जाता है कि ये शिप ने मैसेज दिया, तो एक शिप था वो उसने ये इसका मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ये शिप बहुत दूर था, इसे आने में कम से कम 3 से 3.5 घंटा लगता। तो लेकिन आपका जाकर एक और बात बता दूं कि ये शिप तो पहुंचा 3 से 3.5 घंटे के बाद, लेकिन आईएनएस कालपेट्लिया इसका नाम था। लेकिन ये शिप तो बाद में पहुंचा, और ये शिप पहुंचने के बाद, और मूवी में भी आप देखे ही होंगे, ये शिप जब पहुंचता है तो ये क्या करता है, जो बाकी जो लाइफ बोट में जो लोग रहते हैं उन लोग को और बाकी लोगों को बचाता है। और मैं बता दूं, बहुत कोई लोग पानी में जम मार, जहाज का में डूबने से बेहतर है बहुत कोई पानी में छलांग लगा दी। लेकिन पानी का उस टाइम में जो अटलांटिक ओशन का जो तापमान था वो था -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई अपना जान बचाने के लिए पानी में डूबा भी तो वो मारा जा गया। आप मूवी में देख सकते हैं कि जो रोज और जैक, रोज क्या करती है, बोट का ऊपर रहती है, मतलब एक टुकड़ा का ऊपर लकड़ी का, और जो जैक होता है वो पानी में रहता है। तो वो क्या होता है, ठंडा से हाइपोथर्मिया से वो मर जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आया है कि उस वक्त 2 शिप आपका जाकर मौजूद था। उन लोग, ये 2 शिप इतना नजदीक था कि इन लोग पहुंच सकता था टाइम पे और पूरा 2000 लोगों को बचा सकता था। लेकिन आखिर क्यों नहीं पहुंचा, इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, बोला जाता है कि एक 2 शिप और भी था। एक शिप का नाम था नॉर्वेजियन सीलर सैमसंग, ठीक है, ये शिप था, और एक शिप था एसएस कैलिफोर्निया। तो बोला ये 2 शिप वहां पर मौजूद था। और बोला जाता है ये जो एसएस कैलिफोर्निया था, इसी ने वार्निंग दिया था आपका जाकर टाइटैनिक को कि आइसबर्ग है। उसके बाद क्या था, एसएस कैलिफोर्निया अपना रात को ये सफर नहीं करता है और इन लोग अपना जो वॉललेस होता है उसे बंद करके सो जाता है। ये एसएस कैलिफोर्निया के जो क्रू मेंबर थे, इन लोग ने जब देखा कि जो फायर ब्लो कर रहा था टाइटैनिक के लोग मदद मांगने के लिए, तो एसएस कैलिफोर्निया का जो क्रू मेंबर था वो अपना कैप्टन को बोलता भी है कि देखिए, लगता है कि उन लोग मदद मांग रहे हैं, जहाज में कुछ दिक्कत है। लेकिन एसएस कैलिफोर्निया का जो कैप्टन होता है वो बोलता है नहीं, इन लोग अमीर आदमी लोग हैं, इन लोग पार्टी कर रहे हैं, तो सोचने का बात नहीं, सो जाओ। तो ये एक थ्योरी है। बोला जाता है एसएस कैलिफोर्निया का भी गलती था कि 37 किलोमीटर ही बस दूरी में था, वो पहुंच सकता, लेकिन पहुंचा नहीं, वो लोग ने निगलेक्ट किया। लेकिन एक और थ्योरी है, बोला जा रहा है कि एक और शिप था जो एसएस कैलिफोर्निया से भी नजदीक था, जिसका बोला गया है कि ये जो था सैमसंग शिप, ये नॉर्वेजियन सीलर सैमसंग शिप था, जो क्या कर रहा था, सील लोग का हंटिंग कर रहा था, ठीक है, मतलब इलीगली सील लोग का हंटिंग कर रहा था। ये बात कब सामने आया, ये बात सामने आया जब एक सैमसंग जहाज का ऑफिसर हेनरिक बेरगेटॉन नाइस ये लैंड में आता है। ये जब आकर इंटरव्यू देता है, ये इंटरव्यू आके देता है, ये उस जहाज का ऑफिसर होता है, बोलता है कि हम लोग का जो जहाज है वो इलीगली शिप को आपका जाकर क्या कर रहा था, सील को हंट कर रहा था। तो हम लोग देखे, हम लोग ने बोला भी, लेकिन हमारा जो कैप्टन था वो बोला कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को पकड़ लिया जाएगा और बोला जाएगा कि हम लोग इलीगली क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। लेकिन बाद में और कोई ऑफिसर, इस ऑफिसर के अलावा कोई और ऑफिसर उस जहाज का कोई इंटरव्यू नहीं देता और बोलता कि हम लोग ऐसा गए नहीं, हम लोग तो मई महीना में जाने वाले थे और इससे पहले हम लोग होकर आ गए, हम लोग उस दिन हमारा वहाँ शिप मौजूद ही नहीं था। और ये शिप में उस टाइम में उतना कुछ आपका जाकर मॉडर्न इक्विपमेंट लगा हुआ भी नहीं था जिससे इसे ट्रैक किया जाए। तो ये बात एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान लिया गया कि उस दिन ये जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारा जो आई विटनेस था जो बच गए टाइटैनिक शिप में, तो उन लोग बोलते हैं कि हमने जहाज को देखा भी था जो बहुत नजदीक था। तो इन लोग बोलते हैं कि वो सैमसंग जहाज नहीं, वो कैलिफोर्निया जहाज, एसएस कैलिफोर्निया, उसे इन लोग ने देखा था। लेकिन इल्जाम लगा एसएस कैलिफोर्निया के ऊपर कि ये जहाज उस वक्त मौजूद था, लेकिन ये क्या हो गया, वहां पर जाके मदद नहीं किया। तो ये सब अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मदद किया कि नहीं मदद किया, क्यों नहीं मदद किया, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अलग अलग हमें जानने को मिलता है। फिर लाइफ बोट्स कम था तो ज्यादा लोगों को बैठा के भेजना चाहिए, कम लोगों को भेजा दिया गया, तो बहुत ऐसा कारण था। फिर आपका जाकर जब ये टाइटैनिक डूब गया तब लोगों के अंदर जानने का इच्छा हुआ कि हम लोग जाए और टाइटैनिक को खोजे। एक टाइटैनिक का एक टुकड़ा भी अगर आप लाते हैं तो $मिलियन में उसका दाम है। एक पॉर्न स्टार बोल के एक हिस्ट्री टीवी 18 में एक शो आता था जहाँ पर पुराना सामान को बेचा जाता, वहाँ पर बोला
ये एक जहाज का टुकड़ा को $2 बिलियन में उन लोगों ने बिक्री किया। 1 सितंबर 1985 को एक जॉइंट अमेरिकन फ्रेंच एक्सपेडिशन जाता है जिसे लीड करता है डॉक्टर रॉबर्ट बेलेट, और इन लोग क्या करते हैं, टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है उसे ढूंढ निकालते हैं। उन लोग इस्तेमाल करते हैं स्कैन सोनार और रिमोट कंट्रोल कैमरास का मदद से टाइटैनिक का जो डिब्रीज है उसे सी बेड के अंदर ढूंढ निकालते हैं। और जब ये जहाज को ढूंढा गया तो बताया गया जहाज 2 पार्ट में, अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखा उसमें बताया गया, उसे पूरा दिखाया गया है कि जहाज 2 हिस्सा में टूट गया था। तो 2 हिस्सा बोला जाता है कि दोनों का बीच का गैप था 600 मीटर, 5 से 600 मीटर का दूरी था, यानी कि जब जहाज टूट के गिरा कितना दूरी में। और आज तक टाइटैनिक जहाज काप पर जाकर एक्सपेडिशन करने के लिए लोग जाते हैं। और हाल फिलहाल टाइटैन सबमर्ज भी जो डूबा था, वो ये लोग भी यही टाइटैनिक जहाज का जो रिमेन्स है उसे देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइटैनिक जहाज का अभिशाप इन लोग को ले डूबा। तो टाइटैनिक जहाज एक ऐसा जहाज था जो बहुत अपना पीछे बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी छोड़ के गया है। तो और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।